गाइस, वेलकम टू रैंकाइन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन, जो कि हमारा सबसे लास्ट चैप्टर है, लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन, उस संदर्भ में कल हमने जो भी लेखपाल में या फिर राजस्व विभाग में जो भी राजस्व विभाग जो है उसमें लेखपाल भी आता है। सबसे जो प्रारंभिक पद होता है राजस्व विभाग, उसमें लेखपाल भी आता है। तो राजस्व विभाग में कौन कौन से पदाधिकारी आते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं, कल हमने उस बात को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया था कि राजस्व विभाग में जैसे कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आते हैं, ठीक है ना, और सहायक मजिस्ट्रेट भी आते हैं, तहसीलदार भी आते हैं, नायब तहसीलदार, लेखपाल, ठीक है। इन सब बातों कल हमने देख लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर लेखपाल के प्रमुख कागजात, जो लेखपाल के डॉक्यूमेंट होते हैं जिनकी सहायता से लेखपाल गांव की जो भी भूमि होती है, जो भी वृक्ष होते हैं, नहर हो गया, नाली हो गया, उसका कितना भाग किसका है, ठीक है ना, कितनी ज़मीन का दायरा जो है वो किस व्यक्ति का है, इन सब बातों का खसरा खतौनी बही खाता, इन सब बातों का जो भी वो एक ब्यौरा अपने पास रखता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेखपाल के प्रमुख कागजात, तो उसमें आता है खसरा। यदि आपको अपने ज़मीन का खसरा चाहिए तो आपको लेखपाल से मुलाकात करनी पड़ेगी। ऐसे अब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं कि डिजिटली माध्यम से भी आपको नेट पे सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं कि आप अपना प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन करके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी जो प्रारंभिक इसका सोर्स है वो क्या है, लेखपाल। ये आप लेखपाल के पास जाएंगे तो मिल ही जाएगा। तो खसरा जो होता है उसके बारे में देखते हैं। यह गांव का प्रमुख एक कॉपी होती है जिसमें सब कुछ मेंशन होता है। प्रत्येक गांव के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाया जाता है। खसरा में खेती की सीमाओं में होने वाले परिवर्तन को भी नियमित रूप से दर्शाया गया है कि जो खेती होती है, खेती की सीमाओं में कि खेती किस तरीके से होती है, कौन सी खेती होती है, कब होती है, इसमें यदि कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसको भी प्रॉपर तरीके से दिखाया जाता है। और हर गांव के लिए जो खेती की सीमाएं हैं अलग अलग होती है, ठीक है ना, क्षेत्र में, तो उस तरीके से भी इसको देखा जाता है। खसरा में खेतों का क्षेत्रफल कि कितने एरिया का खेत है, जोत के मालिक का नाम कि यह भूमि किस व्यक्ति की है, सिंचाई के स्रोत क्या है कि आपके यहाँ पंप लगा हुआ है। जैसे कुछ क्षेत्रों में आप लोगों ने देखा होगा कि सरकारी नल लगाया जाता है और नालियों के माध्यम से वहाँ पर पानी पहुँचाया जाता है। ऐसा प्रायः उस क्षेत्र में देखा गया है कि जहाँ पर नदियाँ वदियाँ आसपास रहती हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में पानी बोरिंग से ही निकल जाता है, या फिर एक लिफ्ट होता है। जिस क्षेत्र में नदियाँ नहीं होती तो लिफ्ट के माध्यम से भी और नहर की सहायता से पानी गांव-गांव में पहुंचाया जाता है। सिंचाई के स्रोत क्या हैं एवं बोई जाने वाली फसलों का व्यापक विवरण। खसरा में क्या क्या होता है कि खेत का क्षेत्रफल कितना है। जैसे मैं पूछूं कि मेरा खसरा दिखाओ, तो मैं जब अपना खसरा देखूंगा तो उसमें मैं अपने ज़मीन का क्षेत्रफल देख लूँगा कि मेरे नाम से कितनी एकड़ में ज़मीन है और ज़मीन का फैलाव कितना है, और मुझे अपना नाम वहाँ पर दिख जाएगा। मेरी ज़मीन में सिंचाई का स्रोत क्या है, नहर से पानी आता है, ठीक है ना, कि वहाँ पे नाली बनी हुई है, कि लिफ्ट के माध्यम से पानी आता है, कि बंधे से सप्लाई वहाँ पर है। यह भी उसमें लिखा होगा कि आपके खेत में जो पानी आता है वह सरकार के किस सुविधा के कारण आता है, नहीं आता है तो वहाँ पर नील होगा। बोई जाने वाली फसल कि प्रायः आपके क्षेत्र में कौन सी फसल होती है और आप सामान्यतः कौन सी फसल अपने खेत में बोते हैं, इसका व्यापक जो विवरण है वह खसरा में होता है। खसरा को लेखपाल द्वारा 22 अप्रैल तक पूर्ण किया जाता है, यानी कि जब वर्ष समाप्त होता है तो 22 अप्रैल यानी कि 31 मई से पहले ही है, तो 22 अप्रैल तक इसको कंप्लीट कर लिया जाता है। और रबी की फसल कटाई के बाद, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि रबी की जो बुआई होती है, रबी फसल की जो बुआई होती है वह अक्टूबर और नवंबर में होती है और इसकी जो कटाई होती है यह मार्च और अप्रैल के आसपास होती है। ऐसा सामान्यतः हमारे उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि रबी की जो कटाई होती है, जैसे कि गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, ये सब रबी की बुआई में आती हैं और इनकी जो कटाई का टाइम होता है मार्च एंड और अप्रैल का फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक, ठीक है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 22 अप्रैल तक इनको खसरा का डाटा पूर्ण कर लेना होता है। इसमें सामान्यतः जो परिवर्तन आता है बोई जाने वाली फसल का ही आता है और सब डेटा तो सेम रहता है। लेखपाल खसरा अपने पास 1 वर्ष तक रखता है, तत्पश्चात इसे दूसरे वर्ष तहसील के
रजिस्ट्रार कानून के पास जमा कर देता है। इसमें कुल 22 कॉलम होते हैं जिसमें उसके कार्यों का वर्णन होता है कि किस किस क्षेत्र में सब कार्य हुए हैं। अब बात करते हैं जिल्द बंदोबस्त। इसे जनपद स्तर पर तैयार किया जाता है। यदि जिल्द बंदोबस्त की बात होगी तो उसको इस तरीके से बोला जाएगा कि यह किस जिले का जिल्द बंदोबस्त है। मैं बोलूँ कि यह गौतम बुद्ध नगर का जिल्द बंदोबस्त है, उसको किसी क्षेत्र के नाम से नहीं जाना जाता, उसको एक जिले के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव की भूमि का मापन एक बंदोबस्त रजिस्ट्रार के रूप में संपूर्ण विवरण सहित जिल्द बंद कर दी जाती है। कुछ जिले में जितने भी गांव हैं, ठीक है ना, और उस गांव में यानी कि जैसे सपोज करिए कि एक जिले में 80 गांव हैं, एक जिले में 80 गांव हैं, तो उस 80 गांव में जो ज़मीन का विवरण है, ज़मीन का क्षेत्रफल 80 गांव में कितना है, उसका जो भी एक मापन होगा, उसका जो क्षेत्रफल मेंशन होगा वह जिल्द बंदोबस्त में होगा। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि जिल्द बंदोबस्त क्या किसी गांव का होता है, कि किसी प्रदेश का होता है, कि देश का होता है, कि जिले का होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर जिले होगा, क्योंकि जिल्द बंदोबस्त जिले का होता है। इसे ही जिल्द बंदोबस्त कहते हैं। इसे राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से कुछ वर्षों के अंतराल पर तैयार किया जाता है। देखिए यह लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसे सरकार द्वारा नियमित रूप से कुछ वर्षों के अंतराल पर फिर से मॉडिफाइड किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि भूमि में कुछ परिवर्तन आ गए हों, कोई घर बन गया हो, कोई तालाब बन गया हो, इस तरीके से, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बिल्ड हो गया हो, तो उसको अपडेट करते रहते हैं, यानी कि लेटेस्ट डेटा उसमें मेंशन रहे कि गांव की भूमि किस प्रकार है। अब बात करते हैं गांव का नक्शा। यदि हमें किसी गांव का नक्शा चाहिए तो वह भी इसके डॉक्यूमेंट होते हैं। लेखपाल के पास संपूर्ण गांव का नक्शा रहता है। यदि जो लेखपाल, जिस गांव का लेखपाल होगा, जिस पंचायत का लेखपाल होगा, उस पंचायत का नक्शा पूरे प्रदेश में जितने गांव हैं सब गांव के जो नक्शा है वो लेखपाल के पास नहीं होगा। लेखपाल जिस पंचायत या फिर जिस गांव का लेखपाल होगा उसी गांव का नक्शा उसके पास होगा, ठीक है ना। इसे गांव में सजरा भी कहा जाता है। गांव के नक्शे को किसी किसी क्षेत्र में सजरा भी कहा जाता है। यह कपड़े पर बना होता है, क्योंकि एक कपड़ा सा आता है, ठीक है ना, और उसको लपेट लपेट कर ऐसे फोल्ड करके 4-5 में ऐसे उसको बनाया जाता है। यदि आप उसको खोलेंगे तो एक कपड़े में वो खुलेगा, ठीक है। गांव की आबादी एवं वन आवरण क्षेत्र को अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। और जो संपूर्ण गांव का नक्शा होता है, जिसे गांव की भाषा में सजरा या फिर सजरे भी बोलते हैं, उसमें नक्शे के साथ और क्या होता है, उस गांव की आबादी कितनी है उसमें लिखा रहेगा एक कोने में कि इस गांव में कुल इतने लोग रहते हैं, ठीक है ना। और वन आवरण क्षेत्र कि इस गांव में वन आच्छादित क्षेत्र कितने हैं मेंशन होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि इसमें जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि वन आवरण और उस गांव की जनसंख्या, पॉपुलेशन भी इसमें मेंशन होती है नक्शे में। वन अनावरित नक्शे में तालाब वन अनावरित, यदि ऐसा कोई नक्शा है कि उस नक्शे में वन का यानी कि जंगल का कोई जिक्र नहीं है तो किन किन बातों का विशेष रूप से जिक्र होगा उसको बताया गया है। वन आवरित मतलब कि वन को मेंशन करके, जंगल को मेंशन करके। वन अनावरित मतलब कि वन को मेंशन नहीं किया हुआ है। तालाब नलकूप, तालाब मतलब कि जो पोखरा टाइप का होता है जहाँ पर पानी का संग्रह होता है, जब बरसात का पानी आता है या फिर अदर सोर्सेज से भी, जैसे नहर नाली हो गया, लिफ्ट हो गया, नलकूप हो गया, उसके माध्यम से भी तालाब में पानी पहुँचाया जाता है। नलकूप, कूप सरकारी सिंचाई के साधन, रास्ते एवं सड़क को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है। नक्शे का अनुच्छेद के लिए लेखपाल अपने हल्के के प्रत्येक गांव का, हल्के मतलब कि आप उसको लेखपाल का क्षेत्र बोल सकते हैं। यदि किसी लेखपाल ने बोला यह मेरा हल्का है, अर्थात कि उतने क्षेत्र पर यानी कि उस क्षेत्र का वह लेखपाल है, ठीक है ना, जाकर निरीक्षण करता है। लेखपाल के इस दौरे को पड़ताल कहा जाता है। जब लेखपाल गांव में आते हैं और पता करते हैं कि इस गांव में तालाब की स्थिति क्या है, नलकूप कितने हैं, कूप कितने यानी कि कुआं की, वहाँ पे कुआं जो वेल होता है तो वो कितना है, नलकूप मतलब कि जो समरसेबल लगा के पानी निकालते हैं वह कितना है, और सिंचाई के साधन क्या है, रास्ते एवं सड़क की स्थिति वर्तमान समय में क्या है। जब इसको अपडेट करने के लिए लेखपाल अपने हल्के में आता है, अपने कार्य क्षेत्र में आता है, तो उसको बोलते हैं कि लेखपाल साहब आज पड़ताल में आए हैं। अब बात करते हैं खसरा की, तो बहुत सारी बातें हो गई, अब बात करते हैं खतौनी की, ठीक है ना।
खतौनी में भूमि का समस्त ब्यौरा विद्यमान रहता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से खतौनी आती है। यदि आपको प्रॉपर तरीके से किसी की ज़मीन खरीदनी है तो आप उसके खतौनी को देखिए, क्योंकि खतौनी में ज़मीन का समस्त विवरण होता है। ऐसा कोई पार्ट या फिर ऐसी कोई चीज़ उसमें नहीं मतलब कि छूटती नहीं है मेंशन करने से। इसे पटवारी या लेखपाल द्वारा 15 नवंबर से पूर्व तैयार कर लिया जाता है। यानी कि जिस भी हलके का, जिस भी क्षेत्र का वह पटवारी या लेखपाल है, 15 नवंबर से पहले उस क्षेत्र के खतौनी को अपडेट कर लेगा कि किसने ज़मीन बेची, क्या हुआ, ठीक है ना। खतौनी में होने वाले परिवर्तनों को लाल रंग की स्याही से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जो खतौनी होती है जिसमें कि संपूर्ण जो भी उसकी भूमि होती है, यानी कि भूमि का समस्त ब्यौरा विद्यमान रहता है। यदि उसमें कोई परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि अब भूमि का समस्त ब्यौरा है तो मालिक का नाम भी होगा। हो सकता है किसी ने अपनी ज़मीन बेच दी हो किसी और को, तो अब तो खतौनी बदल जाएगी ना। अब तो उस खेत की खतौनी बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि उसका जो मालिक था उसका नाम बदल गया। किसी के पिता जिसे उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हुई ज़मीन, तो उसका भी मालिक बदल गया, तो खतौनी उसका नाम भी बदल जाएगा। तो ये सब जो बदलाव होते हैं, यानी कि किसी भी लेखपाल के हलके में ये सब जो बदलाव होते हैं, उन बदलाव को अपडेट करने की जो डेट होती है वह 15 नवंबर से पहले होती है, यानी कि रबी की फसल की बुआई होने से पहले ही। लेखपाल इसे 1 वर्ष के बाद रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा कर देता है खतौनी को। इसे 6 वर्ष में एक बार बनाया जाता है। खतौनी में कुल 13 कॉलम है, ठीक है ना। खतौनी को 6 वर्ष में पुनः बनाया जाता है और इसमें 13 कॉलम होते हैं। जैसे कि हमने खसरा में कुछ कॉलम देखे थे इंपॉर्टेंट, अब खतौनी में भी ऐसे कॉलम होते हैं। अब बात करते हैं रोजनामचा। लेखपाल के पास प्रतिदिन के सरकारी विवरणों को लिखने के लिए एक डायरी होती है। लेखपाल को उसके कार्यक्षेत्र में यदि कोई उससे संबंधित बदलाव हुआ है, कोई कार्य हुआ है, तो उसके विवरण को उसको नोट करने के लिए उसके पास एक डायरी होती है कि आज कल परसों हमारे क्षेत्र में क्या हुआ जब कुछ खास होता है, जिसे रोजनामचा कहते हैं। विवरण स्वरूप इसमें खेतों की गश्त, गांव की गश्त, मृत्यु की जानकारी, गांव में फैली मानव एवं पशु संबंधित बीमारियों का उल्लेख होता है। यदि किसी की मृत्यु हो गई, देखिए मृत्यु होने से क्या होता है कि यदि कोई मालिक था, कोई ज़मीन का मालिक था, तो अब मलिकाना हक ट्रांसफ़र होगा। इसलिए लेखपाल को मेंशन करना अति आवश्यक है। जब उसकी खसरा और खतौनी बनेगी, जब ज़मीन का विवरण बनाया जाएगा तो लेखपाल के पास ही जाएगा, तो लेखपाल को आसानी होगी। गांव में फैली मानव एवं पशु संबंधित बीमारी, यदि उसके हलके में, उसके क्षेत्र में ऐसी यदि कोई बीमारी फैली है, चाहे वो मनुष्यों में हो चाहे वो पशुओं में हो, तो उसका भी विवरण लेखपाल को करना पड़ता है। अब बात करते हैं किसान बही। यह पटवारी या लेखपाल द्वारा तैयार की गई दस्तावेजी पुस्तक होती है जो किसान के पास रहती है, ठीक है ना। जो बही खाता होता है, जो किसान का बही होता है, यानी कि ज़मीन का एक हक होता है उसका, वह लेखपाल द्वारा बनाया जाता है, लेकिन वह किसान के पास रहता है उसके बही के रूप में। यह दस्तावेज तैयारकर्ताओं द्वारा मात्र 10 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। यदि कोई किसान यह कहता है कि हमें हमारे खेत का बही चाहिए, बही खाता चाहिए, तो सिर्फ 10 रुपये के एक न्यूनतम अमाउंट में उसको मिल जाता है, ठीक है। किसान बही पर किसान के खेत, उसका प्रकार, माता तथा हक संबंधी विवरण होता है। यदि वह किसान मर गया तो उसकी ज़मीन पर किसका हक होगा, यानी कि उसके वारिस का नाम लिखा रहता है, ठीक है ना। किसान के खेत और उसका प्रकार, माता तथा हक संबंधी अधिकार होते हैं, जिससे किसानों को अपनी भूमि की पूरी जानकारी प्राप्त होती है किसान बही से। गांव रजिस्टर। यह रजिस्टर कलेक्टर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर तैयार कराया जाता है, जो कि गांव रजिस्टर होता है। इसमें सामान्यतः 3 प्रकार के क्षेत्रों का विवरण होता है, जैसे नई प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र, एहत माली खेती करने वाले क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसकी मालगुजारी पूर्णतः अंशतः समाप्त कर दी गई है। देखिए एक जो कलेक्टर द्वारा 5 वर्ष में अपडेट होता है कि नई प्रक्रिया, जैसे सपोज करो कि किसी भी क्षेत्र में कोई एक नई प्रक्रिया स्टार्ट हो गई कि उस क्षेत्र के लोग अब टमाटर की खेती करना स्टार्ट कर दिए हैं। हो सकता है कि कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी हो कि टमाटर का जो एक मार्केट है उनके लिए ओपन हो गया हो, और उनका जो वातावरण है उस क्षेत्र का, जो उनकी ज़मीन है, ठीक है ना, वह उसके लिए अनुकूल हो। तो ऐसा यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको मेंशन कराया जाता है, क्योंकि जब कोई योजना बनेगी तो उस बात को ध्यान में रख करके भी योजना बनाई जाएगी कि इस क्षेत्र में इस चीज़ का उत्पादन काफ़ी अधिक होता है, ठीक है ना, तो व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
और मालगुजारी अर्थात जो टैक्स होता है, जो मालगुजारी होता है, जो कि ज़मीन पे हो गया, पानी पे हो गया, जो ये सब चीज़ें लगाई जाती हैं, यदि किसी क्षेत्र का पूर्णतः, देखो कभी कभी सरकार जो है ऐसे नियम निकालती है कि जैसे कि यह कांसीराम क्षेत्र है, वह कुछ मतलब कि जो दबे कुचले जातियां हैं जिनका भी उत्थान अच्छी तरीके से नहीं हो पाया है, उनको समाज में आगे बढ़ाने के लिए, उनको बराबर पे लाने के लिए कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं। तो उसके तहत सरकार काफ़ी टैक्स वैक्स उस गांव का ही माफ़ कर देती है। यदि 50 से 60% तक वो एक मानदंड तैयार किया जाता है सरकार द्वारा, यदि उनकी आबादी, जो कि दबे कुचले लोग हैं, यदि उनकी आबादी किसी पंचायत में इतने प्रतिशत से अधिक है तो उनको विशेष छूट मिलती है, जैसे कि मालगुजारी संपूर्णतः समाप्त कर दी जाती है। यदि ऐसी कोई प्रक्रिया हो रही है कि किसी भी क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र घोषित किया गया है कि इसका जो भी डेवलपमेंट है काफ़ी कम स्तर पर या फिर नहीं के बराबर है, तो उसको ऐसा क्षेत्र घोषित कर देते हैं। तो वहाँ पर जो है कि मालगुजारी जैसे जो टैक्स वैक्स होते हैं वो संपूर्णतः समाप्त कर दिए जाते हैं। तो यदि ऐसी कोई प्रक्रिया हुई है तो इसको कलेक्टर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में अपने अपडेट कराया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अधिकार अभिलेख। यह प्रत्येक गांव के लिए अधिकारों का अभिलेख होता है। यह एक ऐसा रजिस्टर होता है जो भू राजस्व अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। यह एक डॉक्यूमेंट होता है। यह एक वार्षिक रजिस्टर होता है, यानी कि 1 वर्ष में इसको अपडेट कराना इंपॉर्टेंट होता है, जिसका संशोधन बंदोबस्त अवधि के समय लेखपाल द्वारा तैयार किया जाता है। अर्थात इस डॉक्यूमेंट को 1 वर्ष में अपडेट किया जाता है, बस इतना ध्यान रख लीजिए। अब बात करते हैं खेवट। ऐसे खेवट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खसरा खतौनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और बही खाता इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसका नाम आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन का मतलब कि जैसे किसी क्षेत्र के सिर्फ एक व्यक्ति के पास ही संपूर्ण जमीन का हक हो और वह सबसे टैक्स वसूल कर फिर सरकार को टैक्स दे, इस प्रक्रिया को जमींदारी प्रक्रिया कहते हैं। उन्मूलन मतलब कि इसको खत्म करना, इसको कम करना। एवं भूमि सुधार अधिनियम, मतलब कि जैसे कोई बंजर भूमि है, ऊसर भूमि है, ठीक है ना, पहाड़ भूमि है, अच्छी खेती नहीं वहाँ पर हो रही है, समतल भूमि नहीं है, तो ऐसे मतलब कि सुधार करने के लिए 1950 में एक अधिनियम चालू हुआ कि लागू होने के पूर्व में प्रत्येक गांव के लिए 2 अधिकार अभिलेख खेवट और खतौनी थे। जैसे अभी खसरा और खतौनी दोनों काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। जब जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950, ठीक है ना, उसके पहले खेवट और खतौनी 2 सबसे मेन लोग हुआ करते थे जो ज़मीन के लिए, ठीक है ना। ये दोनों डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे, खेवट, ठीक है, और खतौनी तो आज भी प्रासंगिक है। अब बात करते हैं खेवट जमींदार और जमींदारी प्रथा से संबंधित एक डॉक्यूमेंट होता था, एक कॉपी होती थी, यानी कि जो जमींदार होते थे, जितनी ज़मीन का उनको मालिक बनाया गया है, जितने क्षेत्र का, उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, उस कॉपी को, जो सारी इंफॉर्मेशन जिस कॉपी में लिखी हुई होती थी, उस कॉपी को खेवट कहते थे। अर्थात यह जमींदारी का एक रजिस्टर था। इसे जमींदारी उन्मूलन कानून के लागू होने के पश्चात बंद कर दिया गया। जब उनसे संबंधित अधिकार ही उनसे छीन लिए गए तो फिर उस खेवट नाम की कॉपी का ही क्या मतलब रह गया, ठीक है ना। जब पहले उनको वह कॉपी क्यों दी गई थी कि जो आपके पास ज़मीन है उसका लेखा जोखा आप इसमें लिखिए, तो जब ज़मीन ही नहीं रहा तो फिर खेवट रह के क्या करेगा, ठीक है ना रहेगी बाँस न बजेगी बाँसुरी। वही बात यहाँ पर ही है कि खेवट की प्रासंगिकता खत्म हो गई क्योंकि जमींदारी प्रथा ही खत्म हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं खतौनी वर्तमान में भी प्रचलित है। इसमें यह विवरण होता है कि कोई भी जोतदार किस हैसियत से भूमि को धारण करके रखता है, ठीक है ना, वो उसके राइट्स के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। जमाबंदी, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। जमाबंदी वह रजिस्टर होता है जिसमें किसान के स्वामित्व की समस्त कृषि भूमि का विवरण एक ही कॉपी में एक ही स्थान पर होता है। जैसे कि कोई किसान है, उसकी कितनी समस्त भूमि है, जैसे कि इस गांव में है, उस गांव में होता है ना कि ज़मीन अलग अलग जगह पे होती है, तो उसका संपूर्ण जो विवरण होता है वह जमाबंदी में होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी जमाबंदी निकालेगा तो उसके पास कुल कितनी ज़मीन है, इस बात का इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाएगा। इसकी 2 प्रतियाँ तैयार होती हैं। एक जो प्रति होती है आपके तहसील में, ठीक है ना, कार्यालय में, तथा दूसरी प्रति संबंधित पटवारी के पास होती है। जो इसका डॉक्यूमेंट होता है एक तो आपके तहसील में होता है, एक तो पटवारी के पास होता है। यदि आपने पटवारी को फ़ोन किया, बोला कि मैं तो घर गया हूँ और आपको डॉक्यूमेंट तुरंत चाहिए, ठीक है ना, तो आप तहसील से भी जाके उसको निकलवा सकते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष पर जमाबंदी का नवीकरण किया जाता है।
कि 5 वर्ष में इसको अपडेट किया है। तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि भैया जब ये जमाबंदी अपडेट होगी तो हमारा भी कर देना, मैंने भी 2 बीघे ज़मीन लिखाया हुआ है, ठीक है ना। बेचने वाले उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, वो उतना ध्यान देते हैं, लेकिन खरीदने वालों को ध्यान देना पड़ता है कि मेरा जमाबंदी में अपडेट कर देना कि 2 बीघा ज़मीन लिखाया हुआ हूँ। अब बात करते हैं लेखपाल के करार। ग्रामीण स्तर पर लेखपाल भूमि संबंधी महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता है। गांव में कोई भूमि विवाद हुआ, लेखपाल को बुलाओ, ठीक है ना। वह अपनी रचनात्मक कार्यशैली के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो उसका सबसे बड़ा कार्य होता है कि वह, क्योंकि आज भी हमारे प्रदेश में जो एक भूमि विवाद है यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है ना। काफ़ी मारपीट, झगड़े, केस, FIR, ठीक है, ये सब भूमि विवाद से उत्पन्न होते हैं। तो उसका जो निपटारा करने का सबसे पहला आदमी होता है वह लेखपाल होता है, ठीक है। यदि लेखपाल चाहे तो इस डिस्प्यूट को ख़त्म भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास सभी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट होती हैं। लेखपाल के पास भूमि संबंधित समस्त विवरण मौजूद रहता है कि आपकी ज़मीन कितनी है, ठीक है ना। यह पेड़ आपके खेत में है कि आपके खेत में, जैसे क्या होता है कि इधर मिस्टर ए का खेत है, इधर B का खेत है और पेड़ ठीक बीच में ही है, ठीक है ना। वो बोलेंगे मेरा पेड़ है, तो वो बोलेंगे मेरा पेड़ है, ठीक है। अब होता क्या है कि पेड़ नीचे से थोड़ा सा इस साइड होता है और ऊपर जाकर झुक जाता है। वो बोलते हैं यार ऐसे तो मेरे खेत में छाया मार रहा है, पेड़ तो मेरा होना चाहिए। वो बोलेगा यार इसका जड़ तो मेरे खेत में है, ठीक है ना। ऐसे विवाद भी होते रहते हैं, तो मामला फिर पुलिस तक जाता है और उसके बाद तो आपको पता ही है कि फिर क्या होता है कि पेड़ से अधिक दाम देना होता है ना। अतः भूमि संबंधित विवादों की सुनवाई में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रिटिश काल के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण का कार्य लेखपाल द्वारा किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, यदि आपसे पूछ दे कि ब्रिटिश काल में जो भूमि पंजीकरण का कार्य कौन व्यक्ति करता था, तो वह लेखपाल करता था, ठीक है ना। या फिर यदि पटवारी भी ऑप्शन में है तो पटवारी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पटवारी भी प्रासंगिक था उस समय। लेखपाल प्रतिदिन अपनी डायरी में रोजानामचा लिखता है। जैसे मैंने आपको रोजानामचा के बारे में बताया, यह तो हमें नहीं लग रहा है कि पर डे कोई लिखता होगा, लेकिन लिखना चाहिए, ठीक है ना। में सरकारी कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। लेखपाल भूमि संबंधी समस्त अभिलेख की प्रतिमा प्रमाणित करता है, जिससे भूमि संबंधी विवरण का उल्लेख होता है कि प्रतिदिन का उसमें अपडेट अपने कार्यक्षेत्र यानी कि अपने हल्के का वो लिखे। लेखपाल निरीक्षण कानूनगो को उस समय रिपोर्ट करता है जब वे अधिकारी क्षेत्र में व्यापक निरीक्षण के लिए आते हैं। यदि कोई बात ज़्यादा बढ़ जाती है तो कानूनगो भी वहाँ पर आते हैं। पशुओं में संक्रामक रोग फैलने पर लेखपाल इसकी जानकारी क्षेत्रीय पशु चिकित्सक को देता है, ताकि इस बीमारी से फैलने से रोका जा सके। देखिए, पशु चिकित्सक की जो बीमारी वाला इंफॉर्मेशन है, यह बहुत सारे बच्चों को क्लिक नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम कभी देखते ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखता है, आपको ध्यान रखना है, यदि किसी भी क्षेत्र में कोई संक्रामक बीमारी फैल गई, चाहे वो मनुष्यों में चाहे पशुओं में, तो इसकी भी जानकारी देना लेखपाल का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। लेखपाल के पास संपूर्ण गांव का नक्शा होता है, जिसमें वह नियमित रूप से बदलाव करता रहता है, क्योंकि नक्शे में बदलाव तो होता रहता है, ठीक है। बदलाव का मतलब कि नंबर्स ऑफ ट्रीज, जो पेड़ हैं वह ज़्यादा लग गए, कट गए, कोई रोड बन गया, ठीक है ना, कोई चक्रोड बन गया, एक नाली बन गई, ठीक है, एक नहर निकल गया। तो इन सब का जो अपडेट होता है नक्शे में, तो सारी भी मतलब ये भी बातें सारी आती हैं, तो इसको वह अपडेट करता रहता है नक्शे में। जनसंख्या बढ़ गई, घट गई, ठीक है ना, ये सभी अपडेट करता रहता है। इस प्रलेख में भू मालिकों के नाम, भूमि का क्षेत्र, भू मालिकों का शेयर, खेती किराया, राजस्व तथा जमीन का विवरण होता है, तो हम पढ़ चुके हैं। लेखपाल की रिक्तियों की संख्या को भरने हेतु आवेदन पत्रों को कलेक्टर द्वारा अपने जिले में आमंत्रित किया जाएगा। कि सबसे पहले यदि लेखपाल के जो पद हैं, यदि इसको देखना हो कि कितने पद खाली हैं, तो सबसे पहले जो आयोग होगा वह जिले कलेक्ट्रेट को एक फॉर्म देगा कि सर आप बता दीजिए कि आपके ज़िले में कितने लेखपाल का पद खाली है। तो सब जिले से जब यह न्यूज़ आ जाएगी तो उसको कैलकुलेट कर कर बता देंगे, अच्छा मतलब कि 8-9 हज़ार पद खाली हैं, ठीक है ना। तो पद को भरने के लिए जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वह जिला कलेक्ट्रेट से मांगी जाती है। कलेक्टर की आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षाओं के सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा। कि जब वो दे देगा तो वह अपेक्षा करेगा कि जो काफ़ी अच्छे विद्यार्थी हैं, होनहार बच्चे हैं, वह इसमें प्रतिभाग करें और सेलेक्ट होकर लेखपाल बने। प्रतियोगात्मक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। या तो आप लोग इसी को जी रहे हैं आजकल,
ठीक है ना, किस प्रकार से पेपर होगा। बात करते हैं चकबंदी विभाग की। तो चकबंदी को हमने काफ़ी विस्तार से पढ़ रखा था, ठीक है ना, कि किस प्रकार से जो बिखरे बिखरे ज़मीन के टुकड़े होते हैं उनको एक किया जाता है, और चकबंदी करने में क्या समस्याएं आती हैं, देश में इसका क्या आंकड़ा रहा है, कहाँ तक सफलता मिली है, कौन से प्रदेश में सबसे अधिक चकबंदी हुई है, इसको हमने विस्तार से पढ़ रखा है। आप लोग सर्च मार के जाएंगे हमारे वीडियो में, रंकायन एकेडमी में जब आप सर्च मारेंगे तो सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चकबंदी विभाग राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। एक तो यहीं पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि चकबंदी विभाग कौन से विभाग के अंतर्गत आता है, राजस्व विभाग के। चकबंदी विभाग बिखरी जोतों को एकत्रित करने का कार्य है, इसको हमने खूब अच्छे से पढ़ लिया है। चकबंदी करते समय भूमि का कुछ भाग नाली एवं मार्ग सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित कर लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे चकबंदी हुई, अब किसी को आने जाने के लिए वहाँ पे कोई एक मतलब कि मेड़ नहीं है, सड़क नहीं है, कोई नाली वहाँ से गुजर रही है, उसके लिए रास्ता नहीं है, तो जब चकबंदी होती है तो वहाँ पर उसके लिए भी अरेंजमेंट कर दिया जाता है। चकबंदी योजना के संचालन हेतु चकबंदी विभाग में एक आयुक्त होता है जो कि इसको संचालित करता है। उत्तर प्रदेश राज्य में चकबंदी योजना का प्रारंभ 1954 में हुआ था, इसको मैंने आपको पढ़ाया भी था। उस समय यह मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील तथा सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना तहसील में हुआ था। जब सबसे पहले 1954 में चकबंदी का शुरुआत हुआ था, ठीक है ना, तो मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर और कैराना तहसील। वर्ष 1958 में चकबंदी योजना को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया। सबसे पहले तो दो मतलब जिलों में हुआ, ठीक है, तहसील में हुआ, कैराना में हुआ, एक मुजफ्फरनगर और एक सुल्तानपुर में हुआ। लेकिन उसके फिर 4 साल बाद ही संपूर्ण मतलब कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी को लागू कर दिया गया कि बिखरे हुए खेतों को एकत्रित करने के लिए यदि सबकी सहमति हो तो हो सकता है। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। जो चकबंदी आयुक्त होता है वो सबसे इसका एक अधिकारी टाइप का आदमी होता है, और जो चकबंदी लेखपाल होता है जो कि चकबंदी करवाता है वह चकबंदी आयुक्त के अंदर काम करता है, जबकि राजस्व लेखपाल जिला अधिकारी के अधीन होते हैं। चकबंदी का वास्तविक कार्य चकबंदी लेखपाल ही करता है, और सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा न्यायिक कार्य भी किए जाते हैं। यदि कोई न्यायिक मतलब कि कोई समस्या आ गई, कोई डिस्प्यूट आ गया, दोनों में सहमति नहीं बन पा रही है, मारपीट हो गया, तो न्यायिक एक लेखपाल भी होता है जो कि कार्य को करता है। अब बात करते हैं चकबंदी प्रक्रिया क्या होती है। चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, हमने खूब इसको पढ़ रखा है। चकबंदी हेतु उत्तर प्रदेश को विभिन्न कटकों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक कटक मतलब कि भाग, तथा प्रत्येक कटक में चकबंदी समिति गठित की जाती है जिसमें कम से कम 5 तथा अधिक से अधिक 11 सदस्य होते हैं। जब किसी क्षेत्र में चकबंदी करने के लिए एक कमेटी बनती है तो इसमें 5 मिनिमम और 11 मैक्सिमम अधिकारी होते हैं जो कि चकबंदी प्रक्रिया को करवाते हैं। चकबंदी के प्रकार, एक होती ऐच्छिक, एक होती अनिवार्य। ऐच्छिक का मतलब कि जैसे कि दो लोग यदि सहमत हैं कि सर हम लोग अपना खेत बदलना चाहते हैं और चकबंदी अधिकारी के पास गए, यानी कि उनकी इच्छा से। और अनिवार्य मतलब कि सरकार को लग रहा है कि चकबंदी यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, बिना इसके कुछ नहीं होगा, तो ज़बरदस्ती आपके खेतों की चकबंदी कर दी जाएगी। लेकिन हाँ, इसमें एक न्यायिक बात क्या हुई है कि यदि आपकी ज़मीन की मालियत को देखकर, सिर्फ ज़मीन का दायरा देख के चकबंदी नहीं होगी। आपकी ज़मीन यदि कोई मान लीजिए मेन सड़क पे एक बिस्सा है तो एक बिस्सा आपको गांव के बीच में नहीं मिलेगा, बल्कि मालियत के हिसाब से मिलेगा। यदि आपका 50 लाख का है तो 50 लाख की ज़मीन आपको दूसरी जगह दी जाएगी, ठीक है ना। तो जब ये सब चीज़ें जब प्रकाश में आई तब चकबंदी के कार्य को थोड़ा सा स्पीड अप मिला। ऐच्छिक चकबंदी क्या होती है, जब कोई कृषक स्वयं अपनी इच्छा से उसी बात को, देखिए यहाँ पर मतलब सब कुछ दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और भारत में ऐसा प्रथम प्रयास 1921 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, पंजाब में हुआ था, ठीक है। इस प्रणाली में किसी के ऊपर दबाव नहीं दिया जाता, लोग अपनी इच्छा से चकबंदी वहाँ पर करवाते हैं कि सर हम लोग अपनी ज़मीन को बदलना चाहते हैं, यह हमसे बहुत दूर है, ठीक है ना, और यह जो हमारी ज़मीन है जहाँ पर है वहाँ पर इनका घर है, ठीक है, और इनकी जो ज़मीन है वो मेरे घर के पास है, तो हम दोनों लोग आपसी सहमति से ज़मीन बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। अब अनिवार्य चकबंदी के बारे में देख लीजिए कि अनिवार्य चकबंदी कानूनी तौर पर कि आपको करना ही करना है, राज्य सरकार द्वारा आदेश आएगा, आपको इसको करना ही है। अनिवार्य चकबंदी 2 प्रकार की होती है, एक होती है आंशिक। यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र में गांव के अधिकतर लोग चकबंदी के लिए सहमत होते हैं तो शेष लोगों को भी कानूनी तौर पर चकबंदी करानी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि एक गांव में 100 की आबादी है और लगभग 80 लोग बोल रहे हैं कि सर चकबंदी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, उसके बिना कुछ हो नहीं पा रहा है, तो 20 लोग को नज़रअंदाज करके
चकबंदी हो जाएगी, उसको बोलते हैं आंशिक। ठीक है ना। इस प्रकार का कानून सर्वप्रथम 1923 में आया था और इसको लागू करने वाला मध्य प्रदेश। ठीक है ना, प्राचीन नाम मालवा। इसी प्रकार वर्ष 1936 में पंजाब में एक कानून बनाया गया जो कि आंशिक चकबंदी को बढ़ावा दिया। पूर्ण अनिवार्यता, जब सरकार द्वारा कानून पारित कर चकबंदी को अनिवार्य बना दिया जाए कि भैया अब लोगों की 80% इच्छा हो, चाहे एक भी व्यक्ति की इच्छा ना हो। पहले तो हमने ऐच्छिक पढ़ा, फिर आंशिक अनिवार्य पढ़ा। ऐच्छिक मतलब कि दोनों लोग एकदम हंसी खुशी से अपना चकबंदी करवा रहे हैं, और आंशिक मतलब कि अधिकतर लोग तो सहमत हैं, कुछ लोग नहीं हैं तो उनको गोली मारो और चकबंदी यहाँ पर कर दो। लेकिन अनिवार्य में क्या है कि एक भी व्यक्ति सहमत नहीं है तो चाहे धरना दे, चाहे आंदोलन करे, चाहे कोर्ट जाए, ठीक है ना, उसका जो निपटारा होगा वो तो बाद में होगा कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन ये चकबंदी यहाँ पे हो जाएगी। यदि स्टे लग गया, रोक लग गई तो बात अलग है, लेकिन अनिवार्य चकबंदी जो होती है वह किसी के इच्छा पे निर्भर नहीं रहती। ठीक है ना, उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। पंजाब में इसको सबसे पहले पंजाब में 1948 में स्टार्ट किया गया था। चकबंदी के लाभ, चकबंदी प्रणाली में वैज्ञानिक ढंग से खेती करना आसान हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जब ज़मीन एक साथ होगी, एक पास होगी, तो चाहे वहाँ पे नलकूप यदि आप एक लगवा लिए तो संपूर्ण खेत की जो भराई है वह एक ही जगह से आप कर सकते हैं। यदि आपकी 4 जगह ज़मीन है तो आपको 4 जगह नलकूप लगाने पड़ेंगे और 4 जगह आपको दौड़ भाग करना पड़ेगा। ठीक है। परंपरागत किसी प्रणाली के स्थान पर गैर परंपरागत किसी पद्धति को प्रोत्साहित किया जा सकता है। चकबंदी व्यवस्था से मेहनत एवं धन दोनों की ही बचत होती है। अब बात करते हैं चकबंदी व्यवस्था के कारण खेती की मुंडेर, मेढ़ या बांध। देखो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी जो समस्या होती है, जैसे कि यहाँ पर कोई खेत है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं मेढ़, जिससे लोग चलकर अपने खेत में जाते हैं। और एक बगल में सपोज करो यहाँ पर रामू का खेत है और यहाँ पर श्यामू का खेत है। अब रामू करता है क्या है कि हर साल इस मेढ़ को काटता है, बोलता है कि हम तो यार घास निकाल रहे हैं कि चलने में आसानी होगी। अब यहाँ से काट काट के मेढ़ पतला कर लिया। अब श्यामू को भी दिक्कत हो रही है तो श्यामू ने थोड़ी मेढ़ मजबूत कर ली और रामू ने इसको फिर काट काट के पतला कर लिया। तो यह भी अपने आप में मारपीट का एक बहुत बड़ा एक कारण होता है गाँव में। भैया तो मेढ़ छाट रहा है, मेढ़ छाट छाट के खेत को अपने बढ़ा रहा है। ठीक है ना, तो जब चकबंदी होती है तो अब इधर भी क्या हो जाएगा, श्यामू का खेत हो जाएगा। ठीक है ना, अब इधर भी श्यामू का खेत हो जाएगा। तो जब दोनों खेत श्यामू के ही होंगे तो मेढ़ वेढ़ की भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब चाहे इधर से काटो चाहे इधर से काटो, दोनों खेत तुम्हारा ही है। तो इन सब जो विवाद हैं, देखो मेरा तो मानना है कि खासतौर पे उत्तर प्रदेश में धन और मेहनत से ज़्यादा तो विवाद से आदमी बच सकता है यदि चकबंदी काफ़ी अच्छे से हो जाए तो। ठीक है, चकबंदी की समस्याएं क्या है, हमने इसको खूब पढ़ा था। पक्षपात एवं अविवेकपूर्ण ढंग से की गई चकबंदी, जैसे कि मतलब सपोज करो कि किसी का मालियत यानी कि भूमि का जो मूल्य है वो अधिक है और कम भूमि के मूल्य से उसकी ज़मीन को बदल दिया गया। मान लो चाहे वो प्रभाव रहा हो, चाहे वो पैसे के माध्यम से रहा हो, तो फिर लोगों में इसके लिए विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। यहाँ पर तो मेरे साथ धोखा हो रहा है, मेरी अच्छी क्वालिटी की ज़मीन उसको देकर उसकी ख़राब क्वालिटी की ज़मीन हमें दे दी गई, तो यह एक खतरनाक दुश्मनी का कारण भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे मतलब कि काफ़ी सोच समझ के चकबंदी करनी चाहिए कि किसी को इस बात का बुरा न लगे और उसके साथ कोई पक्षपात ना हो। ठीक है, यदि किसी के साथ पक्षपात होगा तो उसका विरोध करेगा, उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। इसमें बहुत कम किसानों को अनेक खेतों के बदले एक खेत मिल पाता है, क्योंकि सहमति उतनी अच्छे से बन नहीं पाती है कि सब लोग मतलब कि होता क्या है ना कि एक तो इमोशनल फीलिंग होती है, यार मेरे परदादा इसी खेत में खेती करते थे, फिर मेरे दादा ने किया, फिर मेरे पिताजी ने किया, अब ये मेरा खेत उसके पास चला जाएगा। तो एक थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट भी गांव में होता है। ठीक है, गांव में जो खेत होते हैं वह सिर्फ कमाने खाने का जरिया नहीं होता, एक उससे स्वाभिमान भी आदमी का जुड़ा रहता है। ठीक है ना, तो इसलिए चकबंदी में काफ़ी समस्या आती है कि लोग बिजनेस के तरीके से नहीं उसको एज इमोशनली देखते हैं। ठीक है, यह हमारी विरासत है। बिखरे हुए खेतों के बदले 2 या 3 चक आवंटित किए जाते हैं जो कि चकबंदी उद्देश्यों के विपरीत होते हैं। यहाँ पर समानता की बात हो रही है। किसानों का पैतृक भूमि के प्रति लगाव एवं मोह इस दिशा में अनेक अवरोध खड़े करता है, इसको हमने देख लिया, यही सब बात यहाँ पर लिखी हुई है।
इससे किसानों को उनकी भूमि का उचित मूल्य नहीं मिलता और प्रायः भूमि की कम उर्वरता की समस्या चकबंदी के कार्यों में आड़े आती है। मैंने आपको भी बताया ना कि कम क्वालिटी वाली ज़मीन उसको मिल गई, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी वाली उसकी ज़मीन इसको मिल गई, यानी कि प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज नहीं हुआ और ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो गांव की ज़मीन होती है वह कोई कोई क्षेत्र ऐसा होता है, वहाँ की मिट्टी ऐसी होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है, चाहे वो समतल ज़मीन हो जाए चाहे ढलान वाली हो जाए, ठीक है। तो ऐसी ज़मीन हर जगह नहीं पाई जाती है, तो लोग अपनी ज़मीन को, यदि उसकी ज़मीन अच्छी है तो वह किसी भी कीमत पे उसको बदलना नहीं चाहेगा। अब बात करते हैं चकबंदी लेखपाल का, लास्ट टॉपिक है। तो चकबंदी से संबंधित वास्तविक कार्य चकबंदी लेखपाल करता है, जो कि चकबंदी से संबंधित वास्तविक कार्य होता है। जब किसी क्षेत्र में चकबंदी की प्रक्रिया शुरू होती है तो वहाँ चकबंदी लेखपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उस सारी प्रक्रिया का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो कि पूरा कार्य को संपन्न करवाता है, वो चकबंदी लेखपाल होता है। चकबंदी लेखपाल की किसानों की छोटी छोटी चकों में बटी खंडित भूमि को एक जगह एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे किसी कार्य करने में सुविधा हो। इस बात को हमने 50 बार देख लिया, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर कि लेखपाल के जो प्रमुख कार्य हैं, और चकबंदी को हमने एक बार और डिटेल से पढ़ लिया। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक जो भी हमारे दोस्त रंकायन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको फॉलो कर लीजिए, और सभी ये जो PDF है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए रंकायन एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।